नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज से हम विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तिका के सभी प्रकरण एक एक करके समझेंगे। और आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। परंतु यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला पॉइंट, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। व्याख्या को थोड़ा अच्छी तरह समझे। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मैग्नीशियम तत्व, कौन सा तत्व? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं क्योंकि इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया? हिस्सा। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद प्राप्त हुआ। तो हमने 3 महत्वपूर्ण पदों के विषय में जाना। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों के विषय में जानते हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब हमें कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों के विषय में जानेंगे। एक तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस हो तो द्रव्य हो जाती है, द्रव्य हो तो गैस हो जाती है, यानी अवस्था परिवर्तित होती रहती है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, रंग भी परिवर्तित होता है। तापमान में परिवर्तन, गर्म ठंडा होता रहता है। गैस का उत्सर्जन, कोई ना कोई गैस उत्सर्जित होती है। उत्सर्जन का मतलब है निकलना। अब हम जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के विषय में पढ़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को लिख कर बताना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम वहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शब्दों द्वारा बनाए गए रासायनिक समीकरण को हम शब्द समीकरण कहेंगे। परंतु शब्द समीकरण के स्थान पर यदि हम प्रतीकों का उपयोग करें तो और भी संक्षिप्त विधि हमें प्राप्त होगी, और भी आसानी से हम रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समीकरण दिया है जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। इस वाले एरिया को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और इस वाले एरिया को हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। दोनों के दोनों प्लस के निशान से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ये शब्द समीकरण है, ये शब्द समीकरण है, और ये है अपना सांकेतिक प्रतीक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए आप, जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का या रासायनिक सूत्र है, यानी रासायनिक सूत्रों की मदद से जो समीकरण बनाया जाए उसे हम सांकेतिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण, इसके विषय में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। क्या निरूपित किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था आप याद रखिएगा, हम आगे चल के इससे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर को निशान ऊपर या नीचे करके दर्शाया जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, कारण कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें संतुलित करने पर बाध्य करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस विषय में जानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश। फिर से समझिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी एक रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, अगर ये कंडीशन उस पर फॉलो की जाए तो। अब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो उसे हम चरणबद्ध तरीके से संतुलित करेंगे। इस संतुलन की पद्धति को हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल पद्धति। चरण 1, रासायनिक अभिक्रिया लिखकर प्रत्येक सूत्र को चारों बॉक्स में बना लीजिए, जैसे यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। चरण 2,
समीकरण की उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह नोट किया, आप वैसे आपको नोट लेके आपको अच्छी तरह नोट करना पड़ेगा। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे क्या है, Fe आयरन 2 ऑक्सीजन 3, पर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 यानी एक भी एक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, F3O4 और यहाँ पे देखिए आप H2O। तो मैं आपको फिर से अच्छी तरह समझाता हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ पे अगर आप 4 लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम यहाँ इसके साथ 4 लगाएंगे। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के साथ 4 है तो यहाँ पे आप 4 लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे नीचे लगाया गया है। सभी तत्वों में परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर कैसी है, समान है, और यदि ये समान हो जाए तो आप अपनी समीकरण को संतुलित मान सकते हैं। इसे अच्छी तरह देखें। एफ आयरन 3 है, यहाँ पे भी आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ पे 2 है, परंतु यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लग जाएगा। चरण 5 क्या है, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। तो भौतिक अवस्था भी आपको लिखना आना चाहिए। तो ठोस को हम किससे दर्शाते हैं, एस से। एस माने होता है सॉलिड। द्रव्य को किससे दर्शाते हैं, एल से। एल माने होता है लिक्विड। गैसीय अवस्था को यदि दर्शाना हो तो आप जी का उपयोग करेंगे, और जी का माने आपको पता है ये गैस। और जलीय विलयन ए और क्यू से दर्शाएंगे। जब भी कोई जलीय विलयन में आपको तत्व दिया हो तो आप किससे दर्शाएंगे, ए और क्यू से। तो यहाँ पे आपका संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ अच्छी तरह दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। अब चरण 6 की बात करते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करते हैं, इस विषय में हम ऊपर ही सीख चुके हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जानेंगे। एक बार फिर रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। जिस प्रक्रिया में नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले अपनी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण। दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद, माफ कीजिएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण। जैसे ए बी तत्व मिलकर सी का निर्माण करते हैं। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जानते हैं। कोयले का दहन, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का यानी एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जल का निर्माण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं और जिसको हम जल का अणुसूत्र कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक कुछ बताना चाहूँगा जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिना भुजा हुआ चूना को हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड से दर्शाते हैं, और भुजा हुआ चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दर्शाते हैं। ये रासायनिक सूत्र आप जरूर याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको सरलतम ये याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का भी उत्सर्जन यानी निर्माण हो तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे कि इसके उदाहरण देख लिए, प्राकृतिक गैस का दहन। तो जब भी प्राकृतिक गैस का दहन होता है तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे मैथेन, यहाँ पे ले लिया आपका, मैथेन का रासायनिक सूत्र ये है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक गैस का जब भी दहन होता है तब हम ये कह सकते हैं कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यहाँ श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कारण कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारी जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर होती है, श्वसन की अभिक्रिया। तो श्वसन की अभिक्रिया भी कैसी है, अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा अपना है वियोजन अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, वहाँ दो मिलकर एकल बना रहे थे और वहाँ पे एक मिलकर दो बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दो, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक यानी एक तत्व टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसका खाका कैसा है, ए टूटकर बी और सी बनाता है। तो ऊष्मीय वियोजन के भी कुछ प्रकार है। पहला ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी गर्मी देकर आप किसी तत्व को तोड़े तो वो क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन के हम कुछ उदाहरण देखिए। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये है, ऊष्मा दिया तो यहाँ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी वे वियोजित अलग अलग हो गए। जैसे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और यहाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये भूरा लाल रंग का होगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊष्मा दे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ये भी आपको अच्छी तरह याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये रासायनिक सूत्र। अगला अपना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है विद्युत वियोजन, यानी विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। ऊष्मा को यदि आप किसी तत्व पर दे तो वो भी दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है, और यदि हम विद्युत के द्वारा चाहे तो भी तत्व को विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एक अच्छा सा मॉडल बनाया है। विद्युत धारा, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी लिक्विड है, लिक्विड को यदि हम विद्युत द्वारा उसमें से बहाएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हमें अलग अलग प्राप्त होंगे। कैथोड एनोड स्विच, जब यहाँ से आप विद्युत का वहन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा आपको, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पर। ये भी पूछा जाता है, आप अच्छी तरह याद रखिए ये। और तीसरा है अपना वियोजन का टाइप प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तो आप सरलता से जानते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। इसके उदाहरण सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। को यदि आप सूर्य का प्रकाश प्रदान करें तो सिल्वर और क्लोराइड में विभाजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को यदि आप सूर्य प्रकाश प्रदान करें तो वह सिल्वर और ब्रोमाइड में विभाजित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अच्छी तरह याद रखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में ये वाली अभिक्रिया का उपयोग होता है, इसलिए ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस विषय में कहता हूँ कि आप अच्छी तरह याद ही कर लें। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यह ऊष्माक्षेपी की बिल्कुल उल्टी है। इसको अच्छी तरह समझते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसको आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हमारी अगली और तीसरी मुख्य अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील होते हैं, वह कम अक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अधिक अभिक्रियाशील होगा तत्व, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विभाजित कर देगा। उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह समझते हैं। आयरन हो गया अपना ये, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और यहाँ कॉपर। यहाँ आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर के मुकाबले। तो इस आयरन ने कॉपर में से सल्फेट को विस्थापित कर दिया अपने में, और यहाँ सल्फेट विस्थापित हो गया फेरस सल्फेट के रूप में, और यहाँ कॉपर अकेला छूट गया। तो फेरिक ने कॉपर का जो होता है यौगिक उसे अपने अंदर ले लिया। यहाँ इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व आयरन ने कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ एक अभिक्रिया दी हुई है, लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का हरा फेरस सल्फेट का निर्माण के कारण हो गया। जिंक अपना इधर कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई जब हमने यहाँ क्या की, अभिक्रिया। यहाँ देखिए एक स्टैंड है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील डाली गई है और यहाँ परख नली से बांधा गया है। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ गई क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो गया।
रंग हरा क्यों हुआ? कारण कि उसमें आयरन यानी जो लोहा था वो मिल गया, इसलिए फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण रंग हरा हो गया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, यह आपको याद रखना है। जिंक किससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर का जो यौगिक है उसे अपने अंदर विस्थापित कर लिया। अब अपना उसी उसी प्रकार का ये भी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिकों बीच अब दोनों यौगिक अपने आयन आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे एक संक्षिप्त उदाहरण समझते हैं। सोडियम सल्फेट रासायनिक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप याद रखिएगा। और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या होता है? बेरियम सल्फेट यानी ये जो सोडियम का सल्फेट है वो बेरियम ने ले लिया, और यहाँ पे जो बेरियम का क्लोराइड था वो सोडियम ने ले लिया, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान दोनों ने कर लिया। बेरियम सल्फेट BaSF4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो जिस अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद होता है वह जलीय विलयन स्वरूप में प्राप्त हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। और उसके उदाहरण में आप ये रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो चलिए हम उपचयन और अपचयन के विषय में जानते हैं। उपचयन क्या होता है? तो जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी नुकसान, निकास यानी हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा यानी ये उपचयन अभिक्रिया है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन बन के कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये भी उपचयन है। यहाँ पे देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ा और उसको गर्मी प्रदान की गई, तो कॉपर या ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन में समावेशित हो जाता है, तो ये भी हमारी कैसी है? उपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन का उल्टा। अपचयन जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन हट जाता है, निकल जाता है, या फिर उसका नुकसान होता है, तो उपचयन अभिक्रिया होती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तब भी उपचयन अभिक्रिया होता है। इसको आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का नुकसान एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तब वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखें, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर यदि उनको गर्मी दी जाए, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन का त्याग करेगी और हाइड्रोजन को अपने अंदर समावेशित करेगी, तो ये है हमारी उपचयन अभिक्रिया। ये कैसी है? अपचयन अभिक्रिया। देखिए, हमने पहले वाले समीकरण में क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये वाली प्रक्रिया है वह कैसी है? उपचयन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये कैसी है? उपचयन। परंतु यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड या अपना जो ऑक्सीजन है वो खो रहा है, तो ये वाली अभिक्रिया है अपनी अपचयन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उपचयन दोनों हो रहे हैं, अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये जो हमारी अभिक्रिया थी वह उपचयन नहीं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया थी। क्योंकि इसमें अपचयन की प्रक्रिया यानी ऑक्सीजन का निकास हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारी प्रक्रिया जो है रेडॉक्स प्रक्रिया हुई। ये कैसी हुई प्रक्रिया? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। अब चलिए समझते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। संक्षारण, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण पद है, आप इसे जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण टॉपिक है। संक्षारण की व्याख्या जानते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो, संक्षारित हो जाती है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण अभिक्रिया। जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अगला, यशदलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण की धातुओं को बचाया जा सकता है। ये बचाव के उपाय हैं। यशदलेपन
यश दलेपन किसे कहते हैं? यदि हम किसी भी तत्व पर, किसी भी पदार्थ धातु पर जिंक की परत चढ़ाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? यश दलेपन। विद्युत लेपन और पेंट करके भी आप संक्षारण से बचाए रखते हैं, इसलिए हम अपने लोहे के दरवाजों को अच्छी तरह पेंट करते हैं। विकृतिगंधा किसे कहते हैं? वसायु विकृतिगंधिता किसे कहते हैं? वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, इसे विकृतिगंधिता कहते हैं। फिर से समझिए, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है? उपचयित, यानी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृतिगंधा कहते हैं। विकृतिगंधा रोकने के उपाय निम्नानुसार है। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन को हटाएंगे तभी उपचयन की अभिक्रिया नहीं होगी। वायु रोधी बर्तन में रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस रखकर। नाइट्रोजन गैस क्यों रखा गया? क्योंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है, यह मान लीजिए कि अक्रिय गैस है, ये ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरकर शीतलन द्वारा यानी फ्रिज में रखकर, इसलिए आप अपने खाद्य सामग्री को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वह खराब ना हो। तो यह है विकृतिगंधा रोकने के उपाय। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को विस्तृत रूप से समझा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसके साथ? अम्ल एवं क्षार पाठ के साथ, जो कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 2 है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको संपूर्ण एनसीईआरटी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का सभी पुस्तिकाओं की समरीज, संक्षिप्त एवं आईएमपी प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।